हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 100 डेज खांसी, 100 दिन का जो खांसी रहता है वो कुकुर खांसी, कुत्ता वाली खांसी और इंग्लिश में पर्टूसिस, और इसका दूसरा नाम है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ क्योंकि वूपिंग जैसा ही साउंड इसका आता है, तो इसलिए इसको वूपिंग कफ बोलते हैं दोस्तों। तो एक तरह का खांसी रहता है जो इसका मतलब स्टार्ट होता है और कम से कम 100 दिन तक इसका इफेक्ट बॉडी में रहता है अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू बना रहता है और इसमें मेनली कभी कभार डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो इसका वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस ये कॉन्टेजिनियस कॉन्टेजिनियस मतलब क्या होता है कि कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर किसी ने खांसी कर रहे या छींक रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा जैसा या सर्दी खांसी जैसा नॉर्मल वैसे स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका सिवियरिटी बढ़ते रहता है। तो ये क्या है, कॉन्टाजियस मतलब कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर कोई छींक रहा है या कोई खांसी कर रहा है, अगर उसको वूपिंग कफ का इंफेक्शन, तो सामने वाले को भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया के जिस बैक्टीरिया के वजह से होता है उसका नाम है बोर्टेला पर्टूसिस। बोर्टेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया से वूपिंग कफ का इंफेक्शन दोस्तों होता है बॉडी में। तो इसके सिम्टम के स्टेजेस दिए, मतलब स्टार्ट कैसे होता है और कैसे कैसे इसकी सिविरिटी बॉडी में बढ़ती जाती है। तो पहले स्टार्ट होता है रनी नोज, माइल्ड कफ, जनरली फीलिंग वेल। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बुखार रहेगा, हल्की सी खांसी रहेगी और रनिंग नाक से हल्का हल्का पानी जैसा आएगा, छींक जैसा आएगा, इस तरह से स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, 7 डेज का रहता है। तो 7 डेज तक का नॉर्मली इस तरह से रहता है। 7 डेज के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसमें क्या होता है, पीला पीला कफ आने लगता है, खांसी ज्यादा बढ़ने लगता है, कभी कभी सांस भी फूलने लगता है। और ज्यादा सीवियरिटी होने के बाद अगर धीरे धीरे बढ़ते, अगर हम लोग उसका एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जो भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग इन्फेक्शन के लिए कोई भी अगर दवाई ववाई नहीं लेंगे, तो बाद में हमको निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो इसीलिए, और ये ज्यादा क्या रहता है, बच्चों में होता है। 11 से सॉरी, आपका समझो 1 साल से लेके 10 साल के बच्चों या 0 to 10 साल के बच्चे लोग को ज्यादा चांसेस रहता है वूपिंग कफ का। तो इसका सिम्टम या प्रेजेंट में क्या है इसका, वही मैंने जो आपको बताया, रनी रोज रहता है, नाक बहते जैसा होता है, हल्का खांसी जैसा आता है और नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लगता और हल्का बुखार रहता है। दूसरा क्या रहेगा, सीरियस होते जाएगा, धीरे धीरे उसको वूपिंग जैसी आवाज वाली साउंड वाली खांसी आती है, जो इसका मैं साउंड आपको डालूंगा। और उसका साउंड कुछ इस Whooping cough sounds like. Take a listen here. Hard to listen तरह to, से है isn't it? दोस्तों। तो इसका थर्ड फेज क्या है, कन्वेलेंसेंट फेज। इसमें क्या है, ग्रेजुअली रिड्यूस, जो भी सिम्टम हमको रहेंगे खांसी के, बुखार के, गले में इरिटेशन को, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली कम होता है। लास्ट कितना, मैं आपको बताया 100 डेज कब भी बोलते हैं इसको, मतलब 100 डेज की खांसी है, 100 दिन तक का इसका इफेक्ट रहता है। 100 दिन तक का, जैसे अगर 1.5 महीना या 1 महीना या समझो 15 दिन तक का आपका लिया, आपने ट्रीटमेंट लिया, 15 दिन में आराम होगा, लेकिन तो भी धीरे धीरे 100 डेज तक इसका सिम्टम थोड़ा थोड़ा रहेगा, इसलिए इसको 100 डेज खांसी बोलते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे आपको बताया कि 12 महीने तक के बच्चे को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसमें क्या दिया, डिसीज विद मोस्ट सीवियर अनइम्यूनाइज पर्सन अंडर द एज ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ मतलब हो गया आपका कितना मंथ, तो 12 मंथ मतलब हो गया कि 2 साल। तो 2 साल के बच्चे को ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, उसमें उनमें सीवियरिटी बढ़ने का ज्यादा चांस रहता है और डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वैसे तो 12 साल 10 साल के बच्चों तक का और बड़े लोग को भी ये वूपिंग कफ का तकलीफ होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर हम लोग मतलब ट्रीटमेंट नहीं देंगे, छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं देते, बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या रहता है, सोचते वायरल है तो एंटीबायोटिक नहीं देते, जिसकी वजह से खांसी बढ़ती जाती है। बाद में उसमें दिमाग में इफेक्ट होके, बच्चे के दिमाग में इफेक्ट होके निमोनिया होके बच्चे का डेथ होने का चांसेस रहता है। और लगातार खांसने की वजह से क्या होता है, उसका बच्चे का रीफ फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। बैक स्ट्रेन मतलब बैक साइड में उसको मतलब पेन होगा। खांसी करने की वजह से बार बार अब्डोमेन के मसल अप डाउन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्निएशन होने का, अम्बिलिकल हार्निया हो जाएगा, इंग्वाइनल हार्निया होने के चांसेस रहेंगे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी कैन एक्वर, यूरिनरी मतलब पेशाब, मतलब जब बार बार खांसी करने की वजह से ब्लैडर पे भी इंपैक्ट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशाब करने में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है। तो इस तरह से कुछ सिम्टम रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो होस्ट कौन है, ह्यूमन, मतलब आदमी से आदमी को फैलता है, इसलिए इसका होस्ट क्या है, ह्यूमन है। हवा से फैलता है, छींकने पे, सांस लेने पे, उस तरह से फैलता है। और ये क्या होता है, अगर कोई इम्यूनाइज, जैसे हम लोग को बचपन में डीटीपी का टीका लगता है, डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। पर्ट्यूसिस का जो टेटनस इंजेक्शन रहता है इसी के लिए, वूपिंग कफ के लिए रहता है। अगर नहीं लगाए
तो ऐसे लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको वो टीका लगाए तो हमको इसकी सीवियरिटी मतलब तकलीफ होगा, लेकिन हल्का फुल्का ही मालूम पड़ेगा। इसलिए डीटीपी का टीका आप जब बचपन में बच्चे लोग को इम्यूनाइजेशन करते हैं तो डीटीपी का टीका जरूर लेना चाहिए दोस्तों। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या दिया है, 7 to 10 डेज। मतलब आज अगर हम लोग कोई खांस रहा है, वो आज हमें खांसने के बाद हमको 7 से 8 दिन बाद हमको उसका सिम्टम मालूम पड़ेगा। इसका डायग्नोसिस क्या है, स्वैब लेके उसका बैक्टीरिया का टेस्ट करते हैं। अगर सेवेरिटी बढ़ती रहेगी, बैक्टीरियल है, तो अगर हम लोग सीबीसी करेंगे तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट पेशेंट का बढ़ के दिखाएगा। चेस्ट में अगर ज्यादा जैसे ज्यादा खांसी आ रहा है, ज्यादा कफिंग हो रहा है, तब उसमें हम अगर चेस्ट एक्सरे करेंगे तो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के चांसेस उसमें दिखेंगे। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग मोस्टली इसमें एंटीबायोटिक जो यूज करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन आईजी करके टैबलेट आता है, एरिथ्रोमाइसिन जो अभी यूज नहीं होता, दूसरा क्लेथ्रोमाइसिन और सल्फा ग्रुप मतलब अपना ये ये अपना कोट्रिमाजोल होता है, सेप्ट्रामोप्रन करके सिरप आता है। इसमें इसका एंटीबायोटिक इस तरह से वूपिंग कप में यूज करते हैं। और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए मेडिसिन देना है, खांसी आ रहा है, बलगम बन गया तो उसके लिए मेडिसिन देना है। वो सब भी मेडिसिन के बारे में दोस्तों मैं अपने चैनल पे बताया हूँ। आप मेरे और भी वीडियो देख के वो खांसी के कौन से सिरप लेने हैं, बुखार के कौन से लेने हैं, आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो मेनली जो एंटीबायोटिक का रोल है जो यहाँ पे बताया, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन और सल्फा ग्रुप के जो ड्रग इसने यूज करने के लिए बोला है दोस्तों। और बाद में जो सिम्टम जैसा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया आपका, फिर सिक्लोपैरा का टैबलेट हो गया, खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट सिरप हो गया, या ड्राई कफ आ रहा है तो ड्राई कफ सिरप के लिए, तो वो सब बताया दोस्तों। तो इस तरह से वूपिंग कफ था। इसका एक साउंड में एक बार डाल देता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को रहेगा इस तरह से साउंड आके खांसी आ रहा है तो आप जरूर ये इस तरह से साउंड रहता है दोस्तों। अब इसका प्रिवेंशन के लिए मैं बताया था आपको पहले कि टीका लगाया जाता है बचपन में, डीटीपी का टीका वही दिया है। और लेडीज लोग को जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें भी डीटी का टीका लगाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। और डीटी का टीका जो प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज लोग को लगता है। तो इसे दो तरह से प्रिवेंशन दिया जाता है। बच्चा जब बर्थ होता है उस टाइम, उसके बाद भी दिया जाता है, और पेट में भी रहता है तो माँ को डीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। इस तरह से इसका प्रिवेंशन है दोस्तों। और ऐसा जो खांसी उसी करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, इसका प्रिवेंशन में हम लोग यूज कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, और कुछ आपका डाउट है तो जरूर कमेंट करें, कमेंट करने से मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।